अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। हालात कोरोना के पिछले 24 घंटे में या 48 घंटे में अगर देखें तो काफी खराब हो गए हैं। 4000 से जायद लोग कोरोना से दोबारा जो अभी टेस्ट हुए हैं उनके मुताबिक लोग इन्फेक्ट हुए हैं। केसेस की तादाद बढ़ गई है और जो अमवात हैं वो भी अगर आप देखें तो 68 के करीब अमवात। और अब सवाल ये है कि डॉक्टर्स भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग भी कर रहे हैं। मैं इस पे आता हूं एक सियासी इशू से चले सियासी को छोड़ते हैं, इसी से बात करते हैं जरा। आज डॉक्टर अजरा पीरियो ने असेंबली में तकरीर की कि सीरियस सूरत हाल उन्होंने इस कोरोना की सिंध में बताई है, जरा वो देखें। ये क्राइसिस हमारे हाथ से निकल चुका है। अगर हमने कंटिन्यूटी की होती इस लॉकडाउन में तो शायद हम ये क्राइसिस नहीं देख रहे होते जो आज देख रहे हैं। केसेस निकलेंगे, पेशेंट्स निकलेंगे हर घर से, और हमारे पास वेंटिलेटर्स और बेड्स नहीं होंगे कि हम इनके कोप कर सकें। लेकिन जब प्राइम मिनिस्टर मीटिंग्स में 50 लोगों के साथ बैठते हैं विदाउट सोशल डिस्टेंसिंग, विदाउट अ मास्क, व्हाट काइंड ऑफ मैसेज इज ही गिविंग टू द कंट्री? ये हाल है इस मुल्क का, जहां ना लीडरशिप है ना कोई डायरेक्शन है। तो उन्होंने कहा ना लीडरशिप है ना डायरेक्शन है। आगे आने वाले दिनों में हो सकता है इवेंट्स भी ना हो। सईद गनी साहब ने क्या फरमाया, जरा उनको भी सुन। अब हॉस्पिटल्स में जगहें बहुत कम रह गई हैं। इससे नजर ही आ रहा है कि आइंदा आकर शायद आने वाले दिनों में सूरत हाल मजीद खराब हो सकती है। इस वक्त लॉकडाउन भी शायद इतना काम नहीं कर सकेगा जितना आज से 2 महीने पहले वो कर सकता था, जो उसका फायदा हो सकता था। शायद एक ही ऑप्शन बचेगा हुकूमत के पास, और वो है कर्फ्यू का, और वो लगाना शायद किसी के बस में नहीं है। सईद गनी साहब अब कर्फ्यू की बात कर रहे हैं। हालात इतने खराब है, उन्होंने कहा वेंटिलेटर्स कम हैं, आने वाले दिनों में शायद इतने कम हो जाएं कि उसके बाद ऑप्शन ही ना बचे। आपके पास अब लॉकडाउन नहीं हो सकता और कर्फ्यू भी नहीं होगा। अजरा पीरियो साहब भी, यानी सिंध हुकूमत खौफ इस वक्त खौफ ये है कि ओवररन हो रहे हैं, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। अब टोटल नंबर 85,264 का हो चुका है। 1770 टोटल डेथ्स हैं। 82 पिछले 24 घंटे के दौरान, जो अभी अपडेट हुई है हुकूमती वेबसाइट पर, 82 डेथ्स हैं पिछले 24 घंटे के दौरान। टेस्ट जो हमारी कैपेसिटी बढ़ी है, 20,167 टेस्ट किए गए हैं अब तक। पंजाब का नंबर 31,000 है, सिंध का नंबर 32,910 है, 31,104 पंजाब का नंबर है। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जरा स्नैप एक छोटी सी आपको बताते हैं। डॉक्टर्स क्या कंप्लेन कर रहे हैं, जरा उनकी भी सुन लीजिए। हमें हुकूमत सिंध से और मरकजी हुकूमत से शदीद नाराजगी है। पहले दिन से फरवरी के महीने से हाथ जोड़ जोड़ कर अपीलें कर रहे थे कि हमारे पास सहूलतें नाकाफी हैं। सिंध गवर्नमेंट ये जो दावे कर रही है कि हमारे पास इतने वेंटिलेटर्स हैं, इतने मास फैसिलिटीज हैं, ये सब झूठे दावे हैं। खुदा के वास्ते इमरान खान साहब 5-6 अरब रुपए डॉक्टरों को भी करी दे दो। हम तुमसे कोई अयाशियों के सामान तो नहीं मांग रहे, हमें पीपीई दे। लगता है हमारी गवर्नमेंट जो है वो अंधी, बहरी या गूंगे लोगों की गवर्नमेंट है, जिसको किसी चीज का कोई एहसास नहीं। पीर के दिन से इंशाल्लाह हम टोकन स्ट्राइक में जाएंगे, मुकम्मल तौर पर बाइकाट करेंगे तमाम ओपीडीज का। तो ये सारे सिंध के डॉक्टर्स थे। उन्होंने कहा वेंटिलेटर्स नहीं है, पीपीईज नहीं है। हालांकि जो हमने गवर्नमेंट की वेबसाइट से पीपीईज निकाली, जरा वो पेपर लें एनडीएमए का, उसके मुताबिक या बार बार हमें ब्रीफ किया जाता है कि पीपीईज का कोई मसला नहीं है। मेरे साथ इस वक्त मियां असलम इकबाल साहब मौजूद है, जरा उनसे पंजाब की सूरत हाल भी देख लेते हैं। पंजाब के कुछ डॉक्टर्स हमारे पास जो इस वक्त स्टैट्स मौजूद हैं, वहां की सूरत हाल भी बड़ी ग्रिम है। डॉक्टर से बात करेंगे, हम आज के प्रोग्राम में कोशिश करेंगे उनसे बात करेंगे। लेकिन मियां असलम इकबाल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर ये बताइएगा, ये सबसे पहले तो जो प्रेशर आ रहा है, आपके पास कितने वेंटिलेटर्स इस वक्त फ्री है? क्योंकि नंबर जो इस वक्त हमारे सामने आ रहा है उसके मुताबिक तो वेंटिलेटर्स फ्री हैं। मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स का नंबर दिया हुआ है, जो बेड्स कितने हैं, वेंटिलेटर्स कितने हैं। जो आपकी ऑफिशियल वेबसाइट बता रही है, जो इस वक्त नंबर डॉक्टर्स कह रहे हैं, उसमें फर्क। वो कहते हैं वेंटिलेटर्स अवेलेबल नहीं है पंजाब में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि अभी आपने मुख्तलिफ सिंध के लीडरान की तरफ से जो भी जो ऑडियो क्लिप चलाए हैं, उनके अंदर जिस तरह से वो उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के ऊपर और प्राइम मिनिस्टर के ऊपर तनकीद की है। रिक्वेस्ट ये है कि जो भी फैसला किया गया वो फैसला एनसीओसी मीटिंग में और फिर एनसीसी की मीटिंग के अंदर किया गया। मैं इस बात का गवाह हूँ क्योंकि एनसीओसी की मीटिंग के अंदर मैं भी काफी मीटिंग्स में बैठता रहा हूँ और बैठता भी हूँ, समटाइम नहीं भी वहाँ पर बैठता।
लेकिन जब भी कोई फैसला हुआ है, चाहे वो शॉपिंग मॉल खोलने के हवाले से फैसला है, चाहे वो बाजार खोलने के हवाले से, इंडस्ट्री खोलने के हवाले से, कोई भी चीज करने के हवाले से है, तो वहां पर एक कंसेंसस डेवलप किया जाता है आपस के अंदर चारों चीफ। मैं खुद भी मौजूद रहा हूं वैसे, एनसीओसी की मीटिंग देखने का इत्तेफाक हुआ है। आपकी ये बात दुरुस्त है। दूसरा यह कि ये एक बात मैंने सुनी है, आई डोंट नो, ये बड़ी कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन उन्होंने कहा कि जी देखें, डॉक्टर्स अगर सिर्फ उनसे मशवरा लेंगे तो डॉक्टर्स तो कहेंगे कि सिर्फ लॉकडाउन कर दें या कर्फ्यू लगा दें। अगर आप इकोनॉमिस्ट से मशवरा लेंगे तो इकोनॉमिस्ट कहेगा जनाब कोरोना अपनी जगह लेकिन इकोनॉमी बंद नहीं की जा सकती। तो ये दो मुख्तलिफ आरा हैं जिसकी बुनियाद पर दुनिया रिस्पॉन्ड कर रही है, मुख्तलिफ तरीकों से रिस्पॉन्ड कर रही है। मैं आपसे सवाल ये पूछ रहा हूं सर, आपकी वेबसाइट पे लिखा है 763 वेंटिलेटर्स एलोकेटेड हैं कोरोना के लिए, इस वक्त 95 फील्ड हैं, बाकी वेकेंट पड़े हैं। 30 मई तक की ये आपकी अपडेटेड स्टेटिस्टिक है। जबकि एक डॉक्टर साहब का हैंड रिटन पेपर हमें उन्होंने भिजवाया, उन्होंने कहा जी 30 वेंटिलेटर जना हॉस्पिटल में, उसमें से 13 फंक्शनल है, 12 ऑक्यूपाइड है, यानी 12 इस्तेमाल हो रहे हैं, एक खाली है। मेयो हॉस्पिटल में 26 हैं, वो तमाम के तमाम तकरीबन फुल हैं। सर्विसेज में 14 वेंटिलेटर हैं, 13 इस्तेमाल में हैं। गंगाराम हॉस्पिटल 8 वेंटिलेटर 7 इस्तेमाल में है। ये क्या ये फिगर्स दुरुस्त हैं डॉक्टर्स के कि 90%, 80 से 90% वेंटिलेटर इस वक्त इस्तेमाल में, जबकि आपका स्टेटिस्टिक बोल रहा था तकरीबन 20% इस्तेमाल हो रहे, बाकी फारिग है? भाई, जो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर नंबर दिया गया है, नंबर बिल्कुल ठीक है। ठीक। अब बात यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं सर। एक तो आ रही है कि जो पीपीज है उसके हवाले से बात हो रही है, और दूसरा वेंट के हवाले से बात हो रही है। तो सर, जहां तक पीपीज का तल्लक है, हुकूमत पंजाब ने पीपीज के हवाले से, चाहे मास्क हैं, चाहे ग्लव्स हैं, चाहे गाउन्स हैं, जो भी हमारे डॉक्टर किसी भी हॉस्पिटल के अंदर वो कोरोना के खिलाफ फाइट कर रहे हैं, पेशेंट को देख रहे हैं, उनको प्रॉपर्ली हर जगह पर हर चीज बड़ी मिकदार के अंदर अवेलेबल है। कोई बंदा नहीं कह सकता, क्योंकि मैं इस कमेटी का हिस्सा भी हूँ, जो कि कमेटी रोजाना की बुनियाद पर पीपी की लिस्ट कैबिनेट की सब कमेटी के अंदर दिखाती है, जिसके अंदर हर चीज की अलग-अलग डिटेल होती है कि कितने पैसों में ये खरीदे गए हैं और कितनी तादाद में खरीदे गए हैं, किस तरह से इनको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। लेकिन फिर ये गवर्नमेंट और डॉक्टर्स के नंबरों में फर्क क्यों है? अच्छा डॉक्टर भाई, हो सकता है मैं इससे, क्योंकि अभी डॉक्टर क्योंकि एक बहुत बड़े महाज पर वो लड़े हैं, हम लोग उनको बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं, सपोर्ट करें, लेकिन मैं माजरत के साथ थोड़ा सा इख्तलाफ करना चाहता कि शायद कहीं पर थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा ऐसे ही सियासी का आ जाता है मैटर, जिसको मैं इस स्टेज के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाह रहा, लेकिन अगर आपको पंजाब के हॉस्पिटल का जो कोरोना के डेडिकेटेड हॉस्पिटल हैं, कोई बंदा आपको ये कहता है, कोई डॉक्टर, किसी तंजीम का डॉक्टर भी, कि हमारे पास फलां चीज नहीं है, आप मुझे बताएं, मैं अगले 1 घंटे में। सर, ये डॉक्टर अशरफ हमारे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे आगाज कर लेता हूँ, आप उनकी बात भी सुन लीजिए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि ये जो अब सुनाई ये कहा जा रहा है, एक तरफ गवर्नमेंट के जो स्टैट्स मिलते हैं वो कहते हैं जी बहुत से वेंटिलेटर्स खाली हैं, क्रिटिकल केसेस हैं लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, आपका क्या ख्याल है? सिंध तो कहता है कि जी वो ओवररन हो चुके हैं, तकरीबन 80 से 90%। वो आपने सुना होगा, आज तो हुकूमती वुज़रा भी कह रहे हैं कि जी चंद दिनों में हमारे पास जगह नहीं बचेगी। पंजाब की हालत वैसी है या उससे बेहतर है पंजाब की हालत? देखिए बासी साहब, चीजों को समझने की जरूरत है कि किन चीजों की मौजूदगी है और क्या चीजें नहीं है। इस वक्त जो पंजाब में और ओवरऑल पंजाब है ना, इससे पंजाब मीन भाई बड़े शहर पंजाब के, मिस्टर हो गया, मुल्तान है, लाहौर हो गया, फैसलाबाद है, पिंडी है, बड़े शहरों की बात कर रहे हैं। नाउ दे हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, हुकूमत ने कहा कि सारे हम बेड्स बना दिए, छोटे शहरों में भी बन गए, बाकी भी बन गए, और उनमें से लगता है जब आप पूरे पंजाब को सम अप करके पूरे पंजाब को ऐसे देखते हैं तो उसमें नजर आता है कि बेड्स भी पड़े हुए हैं और बाकी शायद चीजें भी मौजूद हैं। मैं आपसे शेयर करता हूँ, मैं इंस्टीट्यूशंस का नाम जानबूझ के नहीं लेता, अदरवाइज उन बेचारों की कमबख्ती खामखाई आ जाती है, कि वहां पे एक शख्स ने कहा कि वेंटिलेटर चाहिए, उसने कहा जी बिस्मिल्लाह जरूर वेंटिलेटर मौजूद है। वेंटिलेटर मौजूद है लेकिन बेड मौजूद नहीं है। मीन बाय कि इस वक्त जो पेशेंट्स का रश और फ्लो हमारे साथ आ रहा है,
वो आ रहा है, वो जो कि आज से हम 4 महीने 5 महीने पहले शोर कर रहे थे कि यहाँ पे खुदारा कुछ ना कुछ एहतमाम कीजिए ताकि हमारे इंस्टीट्यूशन इसको पूरा कर सकें। अब बेड्स के साथ डज नॉट मीन बाय कि एवरी पेशेंट इज नीडेड द वेंटिलेटर और उसके साथ आएगा, सिंपल ऑक्सीजन वाले को भी चाहिए जिसको देनी है तो वो भी आईसीयू के अंदर चाहिए या उसके साथ तो ये किस हॉस्पिटल की बात कर रहे हैं या सब हॉस्पिटल्स की बात कर रहे हैं आप? अक्सरियत हॉस्पिटल्स मैं मेजॉरिटी ऑफ द हॉस्पिटल। तो लाहौर के अक्सरियती अस्पतालों में बिस्तर तो मौजूद नहीं है, बेड अगर हो भी तो बिस्तर मौजूद नहीं है पेशेंट्स के लिए। देखिए आप एक स्टेटमेंट को स्टैंडर्ड ये नहीं कर सकते कि एक साहब ने बड़ा इंटरव्यू देके कह दिया जी हमारे साथ तो बेड मौजूद है 200 बेड्स उसके लिए कोविड के रखे, तो पता चला जी उसके पास 195 है, 5 बेड्स हैं, तो इसका मतलब है कि बेड तो पड़े हैं। जो मेडिकल टर्म में वेन एवर वी यूज द टर्म के जो चीज जैसा फ्लो आ रहा है उसके साथ हमारी एक्सपेक्टेशन के साथ कैसे और क्या होगा। अब ये कोविड के साथ वैसा नहीं है जो भले वक्तों में साथ था कि एक एक बेड पे 2-2 मरीज लिटा के और ऐसे कर लेंगे और पूरे कर लेंगे, या इन वार्ड्स को बेड्स हैं, बेड खाली पड़े हैं, बिल्कुल दुरुस्त बात है ये कि बेड जो है हॉस्पिटल्स के अंदर खाली पड़े हैं, लेकिन वो बेड डेडिकेटेड फॉर द कोविड पेशेंट्स वो भी खाली होंगे, लेकिन वो बेड जो कि हमें आईसीयू और हाई डिपेंडेंसी यूनिट के अंदर चाहिए वहां पे शॉर्टेज जो है आ रही है। और हम देख रहे हैं कि आने वाले चंद दिनों के अंदर अल्लाह ताला अपने हिस्सोमान में रखे, हो सकता है कि ये ज्यादा सूरत हाल गंभीर हो जाए, आगे आने वाले दिनों में गंभीर हो जाएगी। मैं डॉक्टर महबूब भी मेरे साथ मौजूद है सिंध से, मैं उनसे भी कह लूं सिंध में भी ये सूरत हाल है। डॉक्टर महबूब अस्सलाम वालेकुम, आपको हमने इनवाइट किया, आपका बड़ा शुक्रिया। मेरी बात यह कि सिंध में भी यही सूरत हाल है कि सिंध में जो हमारे जो फैसिलिटीज़ है बिल्कुल ना होने के बराबर है, और जो हमारे पास जो वेंटिलेटर्स हैं, बेड है, इसमें शदीद किल्लत है। बिल्कुल 90% हमारे पास ऑक्यूपाइड हैं। जो हमारे टर्शरी केयर्स हैं उसमें मैनेजमेंट की जा रही है। जो पेरिफेरी में देखे जाए हमारे जो डिस्ट्रिक्ट के पेरिफेरी हॉस्पिटल में वहाँ बिल्कुल फैसिलिटी ज़ीरो है। जो हमारे डॉक्टर्स काम कर रहे हैं उनको वहाँ पेरिफेरीज में कोई प्रॉपर पीपीज नहीं दी गई, कोई एसओपीज नहीं बनाई गई। यहाँ लॉकडाउन खोला गया है, ट्रांसपोर्ट खोली गई हैं, शहरी मरकज़ खोले गए। ये हम चाहते हैं कि इस पे गवर्नमेंट वफाकी व सूबाई मिलके कोई राय अमल बनाए, क्योंकि बाद में रोने से पहले कि हम पहले हमारी आवाम पहले रोले बेहतर है। बाद में हमारे पास इतनी आसाइशें ना होने की वजह से हमारे लोग रोडों में पड़े रहेंगे, और हमारे पास हॉस्पिटल्स में जो फैसिलिटीज़ बिल्कुल ना होने के बराबर है। जो डॉक्टर्स हमारे हैं वो सेव नहीं है। जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनकी फैमिलीज़ हैं वो घर पे होम आइसोलेटेड हैं, उनके लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। आज भी हमने ग्रैंड हेल्थ बनास बनाया सिंध में, जो डॉक्टर्स पैरामेडिकल नर्सेस मिलके, इसमें हमने सिंध से गवर्नमेंट से डिमांड की है जो हमारे हेल्थ वर्कर्स हैं उनको प्रॉपर पीपीज मुहैया की जाए। खुसूसी तौर पर जो हमारे सर, लेकिन पीपीज के बारे में मेरे सामने पीपीज पड़े हैं। मैं आपको बताऊं, मैं एनसीओ के ओसी के इजलास में भी था जिस वक्त पीपी का इशू उठा, और उन्होंने कहा जी एक एक हॉस्पिटल को बाय नेम हमने पीपीज भेजे हैं। अगर हमने हेल्पलाइन बनाई, किसी डॉक्टर ने हमें फोन किया तो टीसीएस डॉक्टर को जाती तौर पर भी किया। ये है वफाकी हुकूमत का मौकफ पीपीज के ऊपर। मैं जरा मियां असलम इकबाल साहब से पूछ लूं, जरा मियां असलम इकबाल साहब, आ रहा हूं आपके पास बॉस। मियां साहब, दूसरा मसला आ गया फैलने का। वो ये कह रहे हैं अगर फैलेगा हेल्थ सिस्टम ओवररन कर जाएगा। अब उसको रोकने का तरीका एक तो था लॉकडाउन जो शुरू में किया गया, लेकिन जब आपने खोला, मैं आपकी एक बड़ी दर्दनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दिन खोला आपने, और आपने कहा अगले दिन मेहला ट्रेडर से आप बात कर रहे थे, ये क्यों नहीं सुन रहे? और अगर नहीं सुन रहे तो स्टेट को हाई हैंडेडनेस और स्ट्रिक्टनेस दिखानी पड़ेगी इस काम के लिए। बंद करें मार्केट जो आज शुरू हुआ, पहले क्यों नहीं किया ये किसी ने? वैसे भी दो एक चीजें मैं बिल्कुल सवाल का मैं जवाब देता हूँ। पहले मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि आपने फ्रंट के ऊपर काफी बात की है और इसके ऊपर भी बात की है, तो मैं पंजाब की सूरत हाल आपको थोड़ी सी बताता चलूँ कि इस वक्त जो बेड डेडिकेटेड है कोविड के लिए पंजाब के अंदर वो 9,276 है, और जो फील्ड है वो 2,765 है, और वैकेंट जो हमारे पास बेड है वो 6,611 वैकेंट बेड है, यानी कि बेड हमारे पास मौजूद है। अब आ जाते हैं वेंटिलेटर्स की तरफ। तो वेंटिलेटर्स टोटल जो हमने कोविड के लिए, सिर्फ कोविड के लिए रखते हैं, वो 2,744 वेंट हमारे पास मौजूद है, और जो इस वक्त पेशेंट वेंट के ऊपर अभी हैं वो
221 पेशेंट हमारे जो हैं वो वेंटिलेटर के ऊपर है। मियां साहब एक सेकंड, अगर मैं दोबारा लोगों के लिए, डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डॉक्टर अशरफ साहब, 2544 वेंटिलेटर्स हैं, 221 उसमें से इस्तेमाल हो रहे हैं, इसका मतलब 2320 के करीब इस वक्त भी फारिग पड़े। ये आपका नंबर है मैं नंबर तो रीड करता हूँ सर आपको, ताकि आप भी 2744 2744। सो फिर 2520 के करीब फारिग है। 221 जो है वो कोविड के पेशेंट है, और नॉन कोविड पेशेंट जो ऑन वेंटिलेटर है वो 533 हैं। जो वैकेंट है हमारे पास पड़े हुए वो 2000 जो वेंटिलेटर है वो हमारे पास वैकेंट है। अब काशिफ भाई ये सारे, अच्छा एक सवाल और, ये कोविड वेंटिलेटर्स है, कोरोना वायरस के लिए वेंटिलेटर्स है? टोटल वेंटिलेटर है, और टोटल वेंटिलेटर में कोविड के लिए भी अलहदा किए गए हैं। कोविड के जो पेशेंट है वो 221 है, लेकिन 533 पेशेंट जो है वो नॉन कोविड भी वेंट के ऊपर है। तो हमारी टोटल तादाद मैंने आपको बता दी। सर वो कोविड के अगर वेंट्स बता देते, लेकिन इसके इस नंबर के मुताबिक तो इसका मतलब है अभी भी काफी सारे वेंट्स फारिग पड़े होने चाहिए। मुर्तजा आप साहब मौजूद है, मुर्तजा साहब से मैं पूछ लेता हूं जरा सिंध की सूरत हाल भी देख लें। मुर्तजा आप साहब, डॉक्टर्स मौजूद हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रहे हैं, कह रहे हैं हालात खराब हैं। अजरा पीजीओ साहब का आपने बयान आज सुना असेंबली में, सईद गनी साहब का भी सुना होगा। आप लोग काफी अरसे से ये शोर मचा रहे हैं कि हालात खराब होने, किस हद तक खराब हो गए हालात, ये बता दें। काशिफ साहब, हालात खराब हैं और सिचुएशन बड़ी अलार्मिंग है। हमारे यहाँ सूबा सिंध के अंदर जो लोगों की प्रेफरेंस है वो है प्राइवेट अस्पताल। प्राइवेट अस्पताल इस वक्त कंप्लीटली सैचुरेटेड है इस वक्त, और प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आपको जगह बहुत मुश्किल से मिलती है। 95% दे आर पैक्ड टू कैपेसिटी। जहाँ तक सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर आज भी फैसिलिटी है, लेकिन जो हमें दिक्कत आ रही है ना काशिफ साहब, वो सिर्फ बेड्स का इशू नहीं है। असल इस वक्त इशू ये है कि जो पेशेंट्स आपकी क्रिटिकल हो रहे हैं उनको वेंट्स की जरूरत पड़ती है, और वेंटिलेटर के अंदर इवन पब्लिक सेक्टर अस्पताल में जो पिछले 10 रोज के फिगर्स हैं उसमें इतना नंबर में इजाफा हुआ है कि शायद अब हम पब्लिक सेक्टर पे भी तकरीबन कोई 85-90% सैचुरेशन पॉइंट पर आ चुके हैं। तो अब क्या करेंगे आगे से? आपको क्या लगता है कि ये जो अजरा पीजो साहब ने कहा कि बस हालात खराब है, आपकी बात सुनकर तो लगता है इतने खराब नहीं है हालात, वेंटिलेटर्स मौजूद हैं हॉस्पिटल में, इतने क्रिटिकल नंबर ऑफ क्रिटिकल पेशेंट्स बता दें अपने कितने? अगर काशिफ साहब आप मुझे ब्रेक के बाद मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको एग्जैक्ट नंबर बता दूंगा कि कितने पेशेंट्स हमारे आईसीयू पे हैं, कितने वेंटिलेटर पे हैं और कितने एचडीयू में हैं। तकरीबन कोई 200 से ऊपर ये फिगर जाता है इस वक्त सूबा सिंध के अंदर लोगों का। देखिए काशिफ, चीज समझने की बेसिक जरूरत ये है कि इस वक्त सूबा सिंध के अंदर या पाकिस्तान की अगर आप पॉजिटिव पेशेंट्स की परसेंटेज देखते हैं तो तकरीबन कोई 25% आ रही है। उस 25% के अंदर जो लोग अस्पताल का रुख करते हैं उसके अंदर एक बड़ा नंबर है उसका। हम लोग ऑन पेपर कोई भी नंबर बता दें, ग्राउंड रियलिटी है कि लोगों को इस वक्त दिक्कत हो रही है अस्पताल में वेंटिलेटर ढूंढने में, अस्पताल में उनको आईसीयू फैसिलिटी मिलने में। और मैं सिर्फ अपने सूबे की बात नहीं करूंगा, मुल्क भर में जो। और उसकी वजह क्या है? अगर आप भी कह रहे हैं, असलम इकबाल साहब भी कह रहे हैं वेंटिलेटर्स खाली हैं, वो कहते हैं 6000 बेड खाली हैं, तो फिर मसला किधर है? मैंने बताया ना आपको काशिफ कि प्रेफरेंस जो है हमारे यहाँ लोगों की वो प्राइवेट सेक्टर अस्पताल है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि सूबा सिंध के अंदर प्राइवेट सेक्टर प्राइवेट सैचुरेट हो गए हैं, वो सैचुरेट हो गए हैं। जो पब्लिक सेक्टर अस्पताल है जो कि प्रेफरेंस लोगों की नहीं होती है अनफॉर्चुनेटली, उन अस्पतालों के लिए तकरीबन कोई 85% सैचुरेशन पॉइंट पर वो आ चुके हैं। ये है इस वक्त आपको प्रैक्टिकल दिक्कत। मैं आपको कह सकता हूँ कि हमारी आइसोलेशन बेड्स हैं, आइसोलेशन फैसिलिटीज हैं मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट में, वो आज भी खाली पड़ी हैं। लेकिन काशिफ वो जो आइसोलेशन फैसिलिटीज थी वो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए थी। ये वो पेशेंट्स हैं जिनको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो रही है, ये वो पेशेंट्स हैं जिनको वेंटिलेटर की जरूरत है, ये ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है। और जितने पिछले 2 हफ्ते के अंदर नंबर में इजाफा हुआ है, बहुत ही सिचुएशन खतरनाक है, बहुत ही ज्यादा सिचुएशन अलार्मिंग है। और शहरियों को समझने की जरूरत है कि जिस गैर मोहतात अंदाज से शहरी अपनी गुजर बसर कर रहे हैं वो अपने लिए खतरा लाहक कर रहे हैं, अपने घर वालों के लिए खतरा लाहक कर रहे हैं। ठीक, मैं दोनों पॉलिटिशियंस से पहले, लेकिन पहले पॉलिटिशियंस पे आने से पहले डॉक्टर साहब, पंजाब की आपने सुनी असलम इकबाल साहब को, आप वो तो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स मौजूद हैं और खाली हैं। आप जो कह रहे हैं कि वेंटिलेटर्स मौजूद नहीं है, ये वेंटिलेटर है तो बेड नहीं, लेकिन
कमी दोनों जगह पर है। आप उनके जवाब को किस हद तक समझते हैं कि हकीकत के करीब तर है या बिल्कुल ही हकीकत से दूर है? डॉक्टर अशरफ साहब है मैं सर? मुझे कहा जी 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 बिल्कुल मैं हूँ। जी जी मुझे कहा जी जी डॉक्टर साहब। हाँ जी काशिफ देखें, एक चीज है ये कह देना कि हमारे साथ बेड्स भी हैं, वेंटिलेटर्स भी हैं। अगर आप पंजाब के मतलब पाकिस्तान पूरे के, नॉट टू बी स्पेसिफिक पंजाब और सिंध और किसी सूबे को ऐसे क्या कहते कि जो हालात थे पहले हमारे कोविड आने से पहले भी, ह्यूमन रिसोर्स का, इन सारी किट्स का, इस वेंटिलेटर्स का, ऑक्सीजन को प्रोवाइड करने का, ये भी कोई अच्छे नहीं थे, बिल्कुल ही नहीं थे अच्छे। अब जब आया, अगर वेंटिलेटर्स आ गए हैं और ये कहा जाए कि जैसे मैंने पहले अर्ज किया है कि जो हमारे साथ यहाँ देखने में आया है, जो नजर आती है कि अभी हम उस कंडीशन पे कि जो सीरियसनेस एक मेडिकल इंस्टीट्यूशन के अंदर एक ही फ्लो होता है कि एक आपके नॉर्मल बेड्स हैं, नॉर्मल बेड से फिर बढ़ के आप थोड़ा हाई डिपेंडेंसी की तरफ आते हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स की तरफ से देन देयर इज द आईसीयू, जिसके अंदर, और आईसीयू मीन बाय कि जहां आपको वेंटिलेशन और ये सारी वेंटिलेटर वगैरह की जरूरत पड़ती है। इसके लिए काशिफ एक क्वालिफाइड स्टाफ की जरूरत होती है। टेक्नीशियन आप पता तो करें किसी से भी कि पंजाब के अंदर टोटल अनेस्थेटिस्ट कितने हैं या उनके साथ जो लोग अटैच्ड हैं वो कितने हैं जो कि इन मशीनों को रन आउट भी कर सकते हैं, चला सकते हैं। एक चीज ये बड़ा मसला। दूसरा ये कि अगर हुकूमत ये समझती है कि हमारे साथ सारी चीजें ठीक है, फिर तो बल्ले बल्ले फिर लोगों का क्या शोर होगा। मेरे जैसे ऐसे दीवाने 2-4 हैं जो करते होंगे। सर आप जैसे काफी सारे दीवानों की आवाजें आ रही है ना डॉक्टर्स की कि मैं कहना फिर उनको इग्नोर करें, उनको इग्नोर करें। यही जैसे मेरे दोस्त सिंध के अंदर से कह रहे थे कि 25-25-30 बेड जहाँ के जो रिनाउंड बड़े हॉस्पिटल है। पहला तो क्वेश्चन ये है कि मैं हमेशा से ये जोर लगा के हम रह गए अपनी तंजीम में एज पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की जिम्मेदारी से कि अच्छा इलाज, अच्छी ट्रीटमेंट दैट इज इन दी गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल, टेस्टिंग गवर्नमेंट सेक्टर हॉस्पिटल। लेकिन लोग फिर अगर प्राइवेट में जाते हैं तो क्यों जाते हैं? कोई ना कुछ की तो वजह तो होगी, ऐसे तो नहीं जा रहे कि प्राइवेट। सर लेकिन आज तो वो वजह डिस्कशन करने का टाइम नहीं है कि प्राइवेट क्यों जाते हैं। वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं प्राइवेट क्यों जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं जाते। वो एक अलग बहस है, उसको किसी और दिन के लिए रखेंगे। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि आप जैसे दीवाने फिर कहते रहेंगे कि मसाइल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर्स का, आपने व्यू सुना। जरा मैं सिंध के डॉक्टर्स देखे पीपीज में मुर्जा वहाब साहब से वापस आके पूछूंगा कि कितने वेंट्स और कितने पीपीज दे दिए जा चुके। लेकिन दोनों से एक सवाल जरूर होगा, हम ट्रेडर्स के साथ भी अब बात करेंगे साहब, आप भी और असलम इकबाल साहब आप भी, कि क्यों हम गाइडलाइन, असल मसला यह था कि दुनिया के बहुत से मुमालिक अपने लॉकडाउन खोलने जा रहे हैं या खोल दिए गए हैं और बहुत से मुमालिक ने बड़ी मुश्किल सूरत हाल में ये जो अपने जो लॉकडाउन थे वो खोले थे। इसमें यूरोपियन मुमालिक ज्यादा हैं। इस वजह से मैंने जैसे पहले कहा कि एक बहस शुरू हो गई है कि क्या डॉक्टर से अगर बात करेंगे वो कहेगा मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, इसके अलावा इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और वाकई इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं कि लोग एक दूसरे से दूर रहें। लेकिन जब आप माशी एक्सपर्ट से या जो दूसरे मुमालिक फैसले कर रहे हैं, बरतानिया, अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, फ्रांस, उनको ये पता है कि अगर हम आज लॉकडाउन नरम करेंगे, मैं आपको ब्रेक के बाद बताता हूं उन्होंने क्या क्या किया है, क्या क्या नरमी की है कि दोबारा कोरोना ऊपर जाएगा। सो ये है इकोनॉमी का फैसला। लेकिन हम जो एसओपीज हैं, वो लोग एसओपीज बना रहे हैं, उनको फॉलो करा रहे हैं। हम एसओपीज और गाइडलाइंस पर क्यों अमल दरामद अब तक करवाने में नाकाम है, इस पर बात करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जरा थोड़ा सा गाइडलाइंस पर कितना अमल दरामद हुआ उसको भी देख लेते हैं कि एसओपीज बनाए गए, कहा गया कि खोलेंगे। मैंने आपसे कहा था कि हम थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देते हैं कि बाकी के मुल्क क्या कर रहे हैं। अमेरिका फॉर एग्जांपल सबसे बड़ा मुल्क है, पिछले 24 घंटे में 1083 लोग उसमें मरे। अब तक 19 लाख से ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो चुके हैं, 1,09,000 से ज्यादा लोग उसमें डेथ हो चुकी है। लेकिन अक्सरियती रियासतों में जो लॉकडाउन है उसको नरम कर दिया गया। बिजनेस, छोटा कारोबार और दूसरे कारोबार खोलने का फैसला किया गया। बरतानिया 2,79,800 के करीब केसेस, 39,700 के करीब लोग, पिछले 24 घंटे में 1,871 लोग मरे। वहां पर भी लॉकडाउन तकरीबन खत्म कर दिया गया है। हर चीज आहिस्ता आहिस्ता या तो खोल दी गई है या खोली जा रही है। इटली जैसे पहली मिसाल बड़ी बनी थी चाइना के बाद कि इटली में बहुत से लोग मरे। पिछले 24 घंटे में 71 डेथ्स हुई, 33,000 लोग अब तक मर चुके हैं। एसओपीज के तहत, गाइडलाइंस के तहत खोलने का फैसला किया गया। फ्रांस में 81 लोग मरे हैं पिछले 24 घंटे में।
100 किलोमीटर तक ट्रैवल की इजाजत भी दे दी गई है, बॉर्डर्स खोलने की भी तजवीज है और फेस मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ कारोबार खोलने का वहां पर भी फैसला किया गया है। इसके अलावा हिंदुस्तान जिसने लॉकडाउन किया, कल उनके जो टोटल मरीज थे, एक दिन में डेथ्स भी उनकी काफी सारी थी, उसका नंबर इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन उन तमाम के बावजूद हिंदुस्तान को भी दोबारा खोलने का फैसला किया। तो एक तरफ इकोनॉमी और दूसरी तरफ कोरोना, ये एक ट्रिकी बैलेंस है जिसको करना है। हमारे यहां पर कारोबार खोला गया ट्रेडर्स के बहुत ज्यादा प्रेशर में, और ये कहा गया कि गाइडलाइंस होंगी, एसओपीज होंगे, लेकिन जब खुले हैं बाजार तो ना गाइडलाइंस पर अमल हो रहा है ना एसओपीज पर अमल हो रहा है। आज मैं देख रहा था इस्लामाबाद में डीसी साहब बहुत सी दुकानें बंद करवा रहे थे, एसओपीज पर अमल करने की कोशिश की जा रही थी। सो ये क्यों हम अमल दरामद नहीं करवा सके हैं अब तक इन सारी चीजों पर। शुरू करता हूं, मुर्तजा वहाब साहब शायद हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। मुर्तजा वहाब साहब, क्यों नहीं अमल दरामद हुआ अब तक? सर आप मियां असलम इकबाल साहब को भी ले लें और ट्रेडर्स को भी। काशिफ साहब, सच्ची बात यह है कि ये जो सियासी लीडरान की लड़ाई झगड़ा है, इसने अवाम को बड़ा कंफ्यूज किया है। एक आम आदमी जो है वो कंफ्यूजन का शिकार है कि ये जो एसओपीज की बात करते हैं, क्या एसओपीज हैं। एक सियासी जमात कहती है कि सिचुएशन बड़ी खतरनाक है, अलार्मिंग है। दूसरी सियासी जमात जो कि वफाकी हुकूमत से ताल्लुक रखती है, वो कहती है कि नहीं, सिचुएशन ठीक है, एक फ्लू है, इंसान इससे निकल आएगा। फिर कहते हैं जी प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। वजीर आजम साहब कहते हैं, मैं बड़े एहतराम के साथ कह रहा हूँ कि जी इस्लामाबाद में ऑर्डर दे दिया आपने कि मास्क पहनना लाजमी है। आप खुद तस्वीर देखें वजीर आजम साहब की, वो मास्क नहीं पहन रहे। देखें ना, जब तक मैं खुद उस चीज को, जिसको मैं पब्लिक से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि पब्लिक उस चीज को फॉलो करेगी, काशिफ अब्बासी साहब फॉलो करेंगे, मुर्तजा वहाब साहब फॉलो करेंगे, असलम इकबाल साहब फॉलो करेंगे, तो मुझे खुद भी तो वो चीज करनी होगी ना। और अनफॉर्चुनेटली ये जो कंफ्यूजन है, ये जो मुतजाद बयानियां है, इसने एक आम आदमी को कंफ्यूज किया है। मैं आज भी तमाम लोगों से कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस ना मेरी जंग है ना आपकी जंग है, हम सबकी जंग है। हम सबको मुत्तहद होकर, लेकिन मुर्तजा साहब, मैं आपको ये बात आपकी ठीक है कि शायद लोग, वो गैलप का सर्वे भी ये कह रहा है कि पाकिस्तान की एक अक्सरियत इसको बीमारी नहीं समझती। मैं यकीन माने पढ़े लिखे लोगों, सर मैं पढ़े लिखे लोगों की आपको बात बता रहा हूं। अब शायद क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं तो इस वजह से लोग अब शायद थोड़ा थोड़ा मानना शुरू कर रहे हैं, वरना इससे पहले कह रहे थे ये तो वेस्ट की साजिश है। किसी ने मुझे ये भी कहा कि ये तो मस्जिदें बंद करने की साजिश है मुसलमानों की, ये साजिश मुसलमानों के खिलाफ है या ये हमारे खिलाफ है। आई डोंट नो ये आर्ग्यूमेंट्स कहां से आए हैं, लेकिन ये आर्गुमेंट्स आए हैं। बल्कि ये सवाल भी पढ़े लिखे लोगों ने मुझसे पूछा, क्या तुम्हारे जानने वालों में किसी को कोरोना हुआ? मेरे जानने वालों में से किसी को नहीं हुआ। इसका मतलब है ये सारा ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान में। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट बात थी कि हमने पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ये एक इंप्रेशन बना, उसमें बहुत से बयानात का भी अमल दखल है, जैसे आप कह रहे हैं। ये बिल्कुल ठीक बात है कि इसमें बयानात की वजह भी होगी, साथ में थोड़ा हमारे कौम भी थोड़ी, अल्लाह मालिक है, अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं हम सारा कुछ, उसकी वजह से होता है। लेकिन आप गाइडलाइंस पर अमल दरामद क्यों नहीं करा सके मुर्तजा वहाब साहब, ये बताइए। देखिए ना, गाइडलाइंस को दो तरीके हैं अमल दरामद, किसी भी चीज को इम्प्लीमेंट कराने के दो तरीके होते हैं। या तो आप सजा देके लोगों के अंदर फियर इंस्टिल करें, या लोग वॉलंटरीली उस चीज को फॉलो करें। ये दो तरीके हैं कानून के अमल दरामद के। अब जब आप सजा का तयन करते हैं तो हमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जी आपने जो दुकानें बंद की थी, आपने जो मॉल्स बंद किए थे, शॉपिंग सेंटर बंद किए थे, वो गलत है, आप बंद नहीं करेंगे। दूसरी तरफ वॉलंटरीली कोई ताजिर उस चीज को फॉलो करने को तैयार नहीं सर, लेकिन आज इस्लामाबाद में, आज नहीं चंद दिन पहले फाइन कहा गया कि अगर मास्क नहीं, मैं आज एक्चुअली खुद देख रहा था व्हाइल कमिंग टू द ऑफिस, ड्राइवर्स, मुझे नहीं लगता कि मैंने किसी ऐसे आदमी को देखा, मैंने देखा को 15-20 गाड़ियां जिनके अंदर सब ने मास्क पहने हुए थे। अगर आप ये कहें कि ये नहीं होगा, जैसे आज मियां असलम इकबाल साहब ने कहा पंजाब में बंद कर देंगे, अगर नहीं हुआ, बंद किया भी गया है, कल से बच्चे और खवातीन, बुजुर्ग और बच्चे मार्केट्स में नहीं आएंगे, ये क्यों नहीं इंपोज हो सकता इस मुल्क में? सर, ये बिल्कुल इंपोज हो सकता है, ये बिल्कुल इन्फोर्स हो सकता है, लेकिन पब्लिक को समझने की जरूरत है ना। ये जो हुकूमत पॉलिसी बना रही है ना कि जी ट्रांसपोर्ट को लेट से बंद कर दिया जाए या आप दुकानों को रेगुलेट करें, टाइमिंग रख दें, ये लोगों को समझने की जरूरत है कि ये कोई साजिश नहीं है। और इसके अंदर कुछ रोल जो है, मैं बता रहा हूँ ना, कि जो आपस में ये तनकीद की जो सेशंस हुए हैं ना, कि मैं मियाँ साहब के ऊपर तनकीद कर रहा हूँ, मियाँ साहब मेरे पे तनकीद कर रहे हैं, एक आम आदमी उससे कंफ्यूज हुआ। मैं बड़े एहतराम के साथ कहना चाहूंगा,
मियां असलम इकबाल साहब पंजाब हुकूमत में अगर फैसला करेंगे दुकानों के हवाले से, मैं उनको सपोर्ट करूंगा बहसीत हुकूमत के। बट अनफॉर्चुनेटली अगर सिंध गवर्नमेंट ये फैसला करती है तो पीटीआई की जो लोकल क़यादत है वो तो हमारे खिलाफ इल्जाम लगा रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करती है कि ड्रामेबाजी है, ये साजिश कर रहे हैं हम कराची वालों के खिलाफ। तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा हमें सेंसिटाइज होने की भी जरूरत है और लोगों को सेंसिटाइज करने की जरूरत है। मैं आपको कन्विक्शन के साथ कहता हूं, अगर मैं जिम्मेदारी का मुजाहरा करूंगा ना तो मैं पब्लिक को फिर जिम्मेदारी के साथ ये कह सकता हूं। सिमिलरली आप भी वही चीज करेंगे, मियां साहब भी वही चीज करेंगे, तो जो कलेक्टिव थॉट है उसको हम इनकलकेट कर पाएंगे आवाम के अंदर। बट अनफॉर्चुनेटली जो आपस की खींचातानी है, तनकीद है, इसने एक आम आदमी को कंफ्यूज किया। आम आदमी समझता है कि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मैं अभी आपसे बात कर रहा था सेगमेंट पे ब्रेक से पहले, मुझे एक साहब का मैसेज आया कि मेरे एक कजिन की तबीयत खराब हुई, आई ट्राइड फाइंडिंग अ प्लेस इन ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल्स ऑफ कराची, मुझे जगह नहीं मिली, आखिर में मुझे लियारी जनरल हॉस्पिटल जाना पड़ा, मुझे वहां पे जगह मिली। सिचुएशन इतनी खतरनाक है। अब कोई शख्स समझता है कि ये साजिश है, कोई शख्स ये समझता है कि इसके अंदर कोई सियासी एजेंडा है, किसी का कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है। मैं समझता हूँ ये गलत है। हम सबको समझने की जरूरत है कि जब ये तबाही फैलेगी, आप यकीन जाने इकोनॉमी को आप टर्न अराउंड कर लेंगे, इस तबाही को हम टर्न अराउंड नहीं कर पाएंगे। और इसकी जो कॉस्ट है ना कि आपको अपने हेल्थ सिस्टम को रिक्यूपरेट करने के लिए, लोगों को आपको रिवाइव करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए जो अखराजात इस रियासत को बेयर करने होंगे वो इररिपेयरेबल होंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। चलिए ठीक, मैं मियां असलम इकबाल से पूछता हूँ, मैं सिर्फ इस पे, जैसे मैंने कहा ना कि आपकी बात ये बहुत वजन है इस बात में, ये जो हेल्थ इशू है, लेकिन मैं इसके ऊपर आता हूं आपके पास कि बाकी मुल्क भी लॉकडाउन, और ये मेरी आपसे एक दफा गुफ्तगू हुई भी थी कि लॉकडाउन नरम जो कर रहे हैं मुमालिक, जो यूरोपियन सारे कर रहे हैं, आज तो कर रहे हैं। देखें, हमने ईद पे खोला, ईद से पहले हमने मार्केट्स खोली, 15 दिन बाद देखिएगा उसका हमें नुकसान क्या होगा। अगर वो स्पाइक आई, जो रिजल्ट आएंगे 15 दिन 18 दिन लगते हैं वो सिस्टम में आने में, जो इन्फेक्शंस होंगी, जो लोग हॉस्पिटलाइज होंगे, उसके नतीजे में यूरोप भी खुल रहा है और ये बहस भी हो रही है कि आप खोलेंगे। डब्ल्यूएचओ ने भी कहा कि आप नरम कर रहे हैं लॉकडाउन, लेकिन नरम करने का मतलब ये है कि सेकंड वेव आएगा। फिर भी वो नरम कर रहे हैं क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी उनको। एक बात कर सकता हूं मैं, अगर इसका मैं जी बताएं जल्दी क्विकली करके। मैं कह रहा हूं कि यूरोप को या वेस्ट को आप पाकिस्तान से कंपेयर ना करें। यूरोप के अंदर अगर रियासत कोई फैसला करती है ना तो अवाम उसको फॉलो करती है, अदालत उसके अंदर इंटरवीन नहीं करती है। पाकिस्तान वो एक बदनसीब मुल्क है जिसके अंदर रियासत फैसला करती है, पब्लिक कहती है नहीं हम नहीं मानेंगे, ताजिर कहता है हम नहीं मानेंगे, अदालत कहती है नहीं जी आप ये ना करें। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्लीज वेस्ट की एग्जांपल आप नहीं दे सकते, पाकिस्तान के ऊपर वो अप्लाई नहीं कर सकती। आप यकीन जाने मियां असलम इकबाल साहब हुकूमत में बैठे हैं ना, इनको अंदाजा है कि बहसियत हुकूमत कितना डिफिकल्ट है हुकूमत की रेट को इस वक्त इन्फोर्स कराना। क्यों? क्योंकि कोई बंदा चीजों को मानने को तैयार नहीं है। तो इसलिए मैं समझ रहा हूँ हम सबको कोविड के मामले पर एक पेज पर होने की जरूरत है। हम मुत्तहिद होकर बात करेंगे तभी हम लोगों को कन्विंस कर पाएंगे, अदरवाइज लोग नहीं मानने वाले। मियां असलम इकबाल साहब, क्यों गाइडलाइंस पर अमल नहीं हो रहा, क्यों एसओपीज फॉलो नहीं हो रहा? काशिफ भाई, एक थोड़ी आवाज आपकी कम आ रही है, सवाल का मैं जवाब देता हूँ। अगर आप अपने प्रोड्यूसर को कहें थोड़ी सी आवाज वो खोल देंगे जी जी वॉल्यूम थोड़ा तेज करते ताकि प्रॉपरली मैं सुन सकूं। दो एक बातें मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, तो काइंडली, क्योंकि आपने पेशेंट के हवाले से भी, बेड के हवाले से, वेंटिलेटर के हवाले से, और एक चीज आप मिस कर गए कि आपकी टेस्ट करने की पंजाब के अंदर आपने क्या कैपेसिटी बिल्ड की है जब से ये कोविड आया है। आपने क्या पंजाब में ऐसा किया है कि कोई बेहतरी की तरफ आप लोगों के टेस्ट करने के लिए। तो मैं इसमें ये आपको बताता चलूं सर, हमारी जो पब्लिक सेक्टर की जो लैब है जो टेस्ट करती है, वो हमने तकरीबन कोई हर डिवीजन लेवल के ऊपर और कुछ डिस्ट्रिक्ट के अंदर की है। तो हमारी टोटल 17 लैब्स हैं, 17 लैब्स जो पब्लिक सेक्टर की हैं जो हमने एस्टेब्लिश की हैं। जब ये कोविड आया हमारे पास बीएसएल की सिर्फ एक बायोसेफ्टी की एक लैब थी जिसको हमने अब बढ़ाकर 17 के ऊपर लेके। सर लेकिन उसका एक देखिए, मियां साहब माइंड ना करना, लेकिन आर्गुमेंट उसका ये है कि देखिए टेस्ट से तो सिर्फ आपको ये पता चल सकता है कौन पॉजिटिव है कौन नेगेटिव, लेकिन जब आपके पास हॉस्पिटल में लोग आएंगे, और वो अच्छी बात है कि सारे टेस्टिंग कैपेसिटी में देख रहा था 20,000 के करीब, हमारी 20,167 के करीब टेस्ट हुए हैं जो पिछले 24 घंटे में हुए। इसका मतलब हमारी कैपेसिटी बढ़ रही है, पंजाब ने भी बढ़ाई है। लेकिन उसका जो नतीजा है, यानी पॉजिटिव लोगों को आपने जो बेड्स देने हैं या वेंटिलेटर्स देने, दैट वाज द लार्जर आर्गुमेंट कि क्या हम उसके लिए इक्विप्ड है। आप 2 लाख टेस्ट कर लें, अगर आपके पास 1 लाख पेशेंट आ जाए, हम
कोप नहीं कर सकते। मसला यह था कि क्या हम इतनी सीरियस सूरत हाल में आ गए हैं जहां पे प्रेशर हॉस्पिटल्स पर अब अगले हफ्ते 10 दिन 15 दिन में इतना बढ़ जाएगा कि हॉस्पिटल्स शायद कोप ना कर सके। वो सूरत हाल का इशू था असल में। वो तो आपकी बात ठीक है कि कुछ क्रेडिट सारी हुकूमतों को जाता है कि वो बना। ये बताएं गाइडलाइंस पर अमल दरामद क्यों नहीं कराया आपने? आपने बेड के हवाले से भी बात की है, वो ऑलरेडी मैं गाइडलाइन के हवाले से बात करता हूँ, क्योंकि आज मैं मीटिंग में काफी ताजर तंजीमों के साथ था। देखिए सर, गुजारिश ये है कि हुकूमत ने गाइडलाइन जो के हवाले से है वो मीडिया के जरिए भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए भी, प्रिंट मीडिया के जरिए भी हमने लोगों को करने की कोशिश की है। अब क्योंकि ईद से पहले के हालात और ईद के बाद के हालात एसओपी को इम्प्लीमेंट करने के हवाले से मेरा ख्याल है अब हमारे लिए आसानी होगी। अब बाजारों के अंदर वो रश नहीं होगा जो ईद से पहले रश था, क्योंकि उसकी वजह ये थी कि पीछे तकरीबन 1.5-2 माह जब लॉकडाउन रहा है 22 मार्च से, तो उसके बाद एकदम जब बाजार खोले गए हैं तो जहां पर 10 बंदों ने आना था तो एक की शॉपिंग के लिए शायद वहां पर 1000 बंदा आ गया। अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए आज भी हमने बैठ के बात की, रात भी की, और मार्केटों के तमाम जो तंजीमें थी उनको बुला के एक कैटेगोरिकली मैसेज दे दिया कि जो आपने एसओपीज एडॉप्ट करने हैं, आपने मास्क ऑफर करना है सर। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि उनको आपने क्या बताया, अगर नहीं करेंगे तो उसका क्या कहा है आपने उनको? देखिए सर, गुजारिश है अगर नहीं करेंगे तो उसका भी हल है। उसका हल ये है कि हम मार्केट को बिल्कुल बंद करेंगे। और आज भी कुछ लोगों के ऊपर ऐसा हुआ है, पंजाब के जितने भी बड़े शहर हैं वहां पर अगर कुछ दुकानदार एसओपी को फॉलो नहीं करेंगे, मैं कुछ दुकानदार की तरह बात कर रहा हूँ, हम पूरे बाजार को बंद करेंगे। और बाजार को बंद करके इसे खोलने की कोई लिमिट नहीं है। अब अगर कोई बंदा एसओपी पे अमल नहीं करेगा तो फिर हुकूमत के पास जो आखिरी हरबा रह जाता है वो यही रह जाता है कि उसने एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए उन तमाम चीजों को करना है। देखिए ये अकेले हुकूमत ही को नहीं लड़ सकती, सबको मिलकर लड़ना है इसको। बिल्कुल ये आपकी बात ठीक है, मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ये बात ठीक है कि अकेले हुकूमत नहीं लड़ सकती, लेकिन हुकूमत को ही फोर फ्रंट पे रहना है। अगर कोई बाजार बंद करने से, देखें जब तक गाइडलाइंस, हमारे मुल्क ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, अक्सर औकात लोग इसको एक सजेशन समझते हैं कि ये सुरख हो गया, इसका मतलब रुकना तो रुक जाओ। हम पाकिस्तान में नहीं रुका करते, लेकिन जब मोटरवे पे पता है कि 130 से ऊपर चलान होगा, सारे पाकिस्तानी जो मोटरवे चलते हैं अक्सरियत उसको फॉलो करते हैं, उन्हें पता है कि यहां पर कोई छोड़ता नहीं है। तो जब तक आप इसको जजा सजा का कॉन्सेप्ट नहीं बनाएंगे, मेरा ख्याल है उस वक्त तक इस पर अमल दरामद नहीं होगा। गोपलानी साहब माफी चाहता हूं, चाहते थे कि ट्रेडर्स का व्यू भी इस पर ले लें, लेकिन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। स्टील मिल के 9350 लोगों को गोल्डन हैंडशेक देकर प्राइवेटाइज स्टील मिल को करने का फैसला किया गया है। पाकिस्तान के अंदर यह बहस बड़ी चलती रही कि प्राइवेटाइजेशन ठीक है या गलत है। दुनिया ने यह फैसला किया कि स्टेट का काम नहीं है इदारों को चलाने का, यह प्रोफेशनल्स का काम है, प्रोफेशनल्स को चलाने दिया जाए। लेकिन जब पहले स्टील मिल की बात हो रही थी प्राइवेटाइज करने की, तो उस वक्त के हुकूमती बयानात बड़े दिलचस्प थे। मैंने कहा वो आपको सुना दें, सुन ले इमरान खान साहब क्या कहते थे, जरा उनको पहले सुन ले स्टील मिल के ऊपर। ये स्टील मिल हम कैसे ठीक करेंगे? मैनेजमेंट ला के, प्राइवेटाइज करके नहीं, और इसी नई मैनेजमेंट से ये स्टील मिल इंशाल्लाह फिर से नफा कमाएगी। असद उमर साहब के भी कुछ बयानात मौजूद हैं इस स्टील मिल के मामले पर, सुने वो क्या कहते हैं। स्टील मिल की जल्द से जल्द निजकारी की जाएगी। हमारा वादा यह है कि स्टील मिल को दोबारा चलाकर दिखाएंगे, रियासत के इख्तियार से चलाकर दिखाएंगे। वादा मैं आपके साथ ये कर रहा हूँ, खास तौर पे स्टील मिल के मजदूरों के साथ। अगर कल पाकिस्तान के अंदर तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत होती है और खुदा ना खास्ता नहीं होगा ऐसा, स्टील मिल के मजदूरों का उनका हक नहीं मिल रहा, मैं तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत के साथ नहीं, मैं स्टील मिल के मजदूरों के साथ खड़ा हुआ नजर आऊंगा। उस वक्त की सियासत में शायद उनको लगता हो कि प्राइवेटाइजेशन उस वक्त आइडिया अच्छा नहीं था। यह हमेशा से बाहर के मुल्कों ने, बरतानिया ने ब्रिटिश एयरवेज को 80s में प्राइवेटाइज कर दिया था, अमेरिकन एयरलाइंस प्राइवेटाइज हो गई, सवाए गल्फ के और एक दो और हैं जिनकी जो प्राइवेटाइज नहीं हुई हैं। बाकी इदारे अक्सरियत मुल्कों ने प्राइवेटाइज कर दिए हैं। प्राइवेटाइज किए बगैर हम इतने पैसे लीक करते आ रहे हैं साल से। इस पर एक बड़ा मुफस्सल तफसीली प्रोग्राम होना चाहिए, वो हम करेंगे किसी दिन, लेकिन उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए नाज़रीन, अल्लाह हाफिज।